हेलो स्टूडेंट। आज का जो अपना जो चैप्टर है, ये चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप कि पी ब्लॉक कैसे पढ़ाओगे, पी ब्लॉक के बारे में कुछ आप बताओ। तो आज हम लोग पी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप ये जानो कि पी ब्लॉक के अगर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे पी ब्लॉक जो होता है, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ तो पी ब्लॉक जो होता है वो आपका हमेशा पीरियोडिक टेबल के पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका राइट साइड में आता है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड है, जो पी ब्लॉक होता है ना, उसमें टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। तो कौन से ग्रुप्स होते हैं? 13 से स्टार्ट होकर आपका पहुंच जाएगा वो 18 तक होता है। ठीक है। फिर पी ब्लॉक्स में क्या होता है, अगर एस ब्लॉक आपका मेटालिक बिहेव करता है तो पी ब्लॉक जो है वो आपके नॉन मेटालिक बिहेव करेंगे, या आपके नॉन मेटालिक बिहेव करते हैं। ठीक है, ये आपके नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर जैसे एस ब्लॉक है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, तो पी ब्लॉक में क्या होता है? तो पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता कि दे आर ऑलवेज एक्सेप्टर, ऐसा नहीं होता। तो पी जैसे नॉर्मल पहले देख लेते हैं पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आएगी NS2 हो जाएगी आपकी, और आपकी यहाँ पे होगी NP, यहाँ पे होगी आपकी 1-6 होगी। ठीक है। अब अगर जैसे एस ब्लॉक के बारे में बोलते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो पी ब्लॉक क्या करेगा? तो पी ब्लॉक ऐसा नहीं, पी ब्लॉक में क्या होता है, डोनेटर भी होता है, एक्सेप्टर भी होता है, दोनों होते हैं। डोनेटर भी होते हैं, एक्सेप्टर भी होते हैं। तो किस पर डिपेंड करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पी ब्लॉक का अगर अपना ग्रुप 13 है, अगर मैं बात आपको करके बता देता हूँ तो समझ क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रुप 13 है, ठीक है, ग्रुप 13 है, तो 13 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 होगा, और ये आपका NP1 होगा। ग्रुप 14 NH2 होगा, NP2 होगा। ठीक है। ग्रुप 15 की बात करूँ, NH2 होगा, NP आपका 3 होगा। ठीक है। और ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा आपका NH2 होगा, NP4 होगा। 17 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा NH2 होगा, NP5 होगा। और अगर ग्रुप 18 की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा मेरा NH2 होगा, और ये मेरा हो जाएगा NP6 होगा। अब थोड़ा आप यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे अगर देखो तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आउटर में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे आउटर में आपको कितने मिल रहा है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे आउटर में आपको मिल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसके आउटर में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। ठीक है। इसके आउटर में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, और इसके आउटर में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो जैसे 3 है तो 3 वाला क्या करेगा, ये जो होता है ये हमेशा +3 इंडिकेट करता है, मतलब ये दे आर ऑलवेज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो होता है दे डोनेट ऑल्सो दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों काम करता है। ये जो होता है ये हमेशा लेने का काम करता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये जो होता है ये भी हमेशा लेने का काम करता है। ये जो होता है ये भी हमेशा लेने का काम करता है। और ये जो होता है ये होता है आपका न्यू, ये तो न्यू, ये इसको हम बोल सकते हैं ये लेने देने दोनों का, ये ऑलरेडी स्टेबल्ड होता है। ये ऑलरेडी स्टेबल्ड होता है। अब थोड़ा एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ग्रुप 13 है ना, 13 ग्रुप, मैं यहाँ पर लेता हूँ। 13 ग्रुप को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप को कहते हैं कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप है उसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, 16th जो ग्रुप है उसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, 17th जो ग्रुप है उसको कहते हैं हेलोजन फैमिली, और 18th जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं इनर्ट गैस। ये होता है हमारा इनर्ट गैस होता है ये। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पढ़ना पड़ेगा, मतलब पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें अपने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? पोजीशन कहाँ पर होती है, ग्रुप्स कितने होते हैं, मेटल होते हैं कि नॉन मेटल्स होता है। इसमें एक्चुअली मेटल नॉन मेटल दोनों आते हैं, बट हम इसको नॉन मेटल ही कंसिडर करते हैं। आगे मैं आपको और चीज़ बताऊंगा। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बराबर है। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देने वाला लेने होता है कि दोनों होता है, वो दोनों होता है। कौन से फैमिलीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको इसके अंदर बता दी। ठीक है। अब जैसे कि ग्रुप 13 जो है 11th में डन हो चुका है, 14 भी डन हो चुका है, ठीक है, 15 भी डन हो चुका है। अब अपने को पढ़ना है 16, 17, 18 पढ़ना है। हमको पढ़ना है 16, 17 और 18 पढ़ना है। ठीक है। अब आपको धीरे धीरे मैं 16, 17 और 18 के बारे में बताते जाऊँगा। ठीक है, चलो अब अगले की तरफ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ग्रुप हेडिंग डालता हूँ ग्रुप 15 फॉर 13, 14, 15 हमने 11th में पढ़ लिया। हेडिंग डालता हूँ ग्रुप 16 हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आप देखो तो 16th ग्रुप को हम कहते हैं क्या, तो 16th ग्रुप को हम क्या कहते हैं आपको पता होगा, मैंने बोल दिया था आपको। 16th ग्रुप को हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप होता है। ये ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप है।
ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, बोलो फटाफट। NH2 हो जाएगा और NP कितना होगा, NP कितना होगा बोलो फटाफट, NP कितना हो जाएगा, NP आपका 4 होगा। वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इसकी -2 होगी। ठीक है। अब जो 16 ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। एक एक लाइन से आप देखते जाओ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। दूसरा जो एलिमेंट निकल कर आता है वो होता है आपका सल्फर। उसके बाद आता है जो अगला एलिमेंट आता है वो होता है आपका सिलेनियम। फिर अगला जो एलिमेंट आता है वो होता है आपका टेलूरियम। फिर अगला जो एलिमेंट होता है वो आपका होता है पोलोनियम, PO। ठीक है। अब आपको ना बार बार कॉन्फ़िगरेशन याद, बार बार एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अकेला ऑक्सीजन का आप याद रखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद रखो और आप ये कॉन्सेप्ट रूल फॉलो करो। आप 8,18,18,32 वाला कॉन्फ़िगरेशन आप फॉलो करो। ये फॉलो करोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने क्यों लिखा उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, 8 और 8 कितना हो गया, ये 8 को ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 और 18 कितना हो जाएगा, तो 16 और 18 अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 34। 34 और 18 फिर से देखो, फिर से 18 आ रहा है, वो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिला, 52। और 52 और 32 अगर ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 84 मिलेगा। तो ये हमने क्या लिखा, ये हमने अभी जस्ट क्या लिखा, तो ये हमने अभी लिख दिया अपना, देख लो। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है, डाउन द ग्रुप एलिमेंट के हमने प्रॉपर्टी लिख दिया। अब अगर मैं, मुझे कहता है कि दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, एक्चुअली मैंने डाउन द ग्रुप नहीं लिखा है, मैंने ऐसे ही लिखा है, इस हिसाब में लिखा है। ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, मैं आपको डाउन द ग्रुप लिख के दिखा देता हूँ। चलो डाउन द ग्रुप भी मैं कर देता हूँ, वो भी आप देख लो डाउन द ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट। इसको मैं हटा के, इसको मैं देखो ऐसे कर देता हूँ। इसमें भी आप देख लो, आपको चीज़ें तो समझ में धीरे धीरे आने लगी होंगी। ठीक है, चलो बोलो। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने पास जो टेबल है वो एलिमेंट है। एलिमेंट में कौन है अपने पास, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलूरियम है और पोलोनियम है। एटॉमिक नंबर का बोलो फटाफट, एटॉमिक नंबर कितना था इसका, एटॉमिक नंबर 8। 8 और 8 आपका 16, बराबर ना। 16 और 18 आपका कितना आ गया, 16 और 18 हो गया आपका 34। 34 और 18 आपका हो गया 52। 52 और 32 कितना हो गया आपका 84 हो गया। ये हो गया। तो ये हमने जो निकाला, ये हमारा जो सीक्वेंस निकल गया, ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। चलो वो भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरकार कैसे निकलेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता है ना, NH2NP4 है, दिख रहा है ना, NH2NP4 है, मतलब 4 तो आना चाहिए। तो जब इसका करेंगे तो ये आपकी सीधी, ये आपका तुरंत आपका आ जाएगा 2s2 हो जाएगा, 2p4 होगा। ये आ जाएगा आपका 3s2 हो जाएगा, ये आपका 3p4 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, ये आपका 4p4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5s2 हो जाएगा और ये आपका 5p4 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 6s2 हो जाएगा और ये आपका 6p4 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर हम लोग ने कर ली, फिर अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एटॉमिक नंबर कर लिया, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक मास वाली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, तो एटॉमिक मास वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो भी होगा क्या, डाउन द ग्रुप आपकी हमेशा वो इंक्रीज होगी, वो भी बढ़ेगी। आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। इसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रेंडिंग्स कहते हैं, अभी वो मैं ट्रेंडिंग्स ही लिख रहा हूँ। एटॉमिक मास भी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। फिर अगला प्रॉपर्टी आता है हमारे पास डेंसिटी। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है निकल के, वो होती है डेंसिटी। अब डेंसिटी में भी क्या होता है कि डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला अगर आप देखो, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आपका था मास बाई वॉल्यूम। सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप अगर आपका एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप जो आपका डेंसिटी जो आएगा वो भी आपका हमेशा वहाँ पे इंक्रीज होगा, वो भी डेंसिटी पे आपका वहाँ पे हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, डेंसिटी भी आपका वहाँ पे इंक्रीज होगा। फिर अगली जो प्रॉपर्टी निकल के जो आ रही है, वो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एटॉमिक रेडियाई। या तो हम इसको एटॉमिक रेडियाई कह सकते हैं, या तो हम इसको आयोनिक रेडियाई भी कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई भी कहते हैं, आयोनिक रेडियाई भी ले लेते हैं, आयोनिक रेडियाई भी ले लेते हैं।
एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो मतलब इसके पास 2 ऑर्बिटल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है, इसके पास 4 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल है, ये 6 ऑर्बिटल है। तो सीधा सीधा दिख रहा है ये डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, ये आपका डाउन द ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये, अगर आयोनिक रेडियाई की भी बात, दोनों सेम है, वो भी आपका डाउन द ग्रुप वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयोनिक रेडिया में क्या होता है? कटानिक रेडियाई होता है, अनोनिक रेडियाई होता है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है कि लेने वाले हैं? तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है, मतलब यहाँ पे अनोनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगा। अनोनिक रेडियाई क्या है आपका, डाउन द ग्रुप वहाँ पे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ना कंपैरिजन अपना ये भी होता है कि जैसे कि अभी समझो मैंने 4 प्रॉपर्टी आपकी कंपैरिजन करके बता दी। अगर अगर मुझे कहता है, ये तो मैंने बात किया, मुझे कहता है कि आप कंपैरिजन करो ना ग्रुप 15 और मुझे कहता है ग्रुप 16 का थोड़ा इतना ही प्रॉपर्टी कंपेयरिंग करके बताओ ना। तो सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं समझो यहाँ पे लिखता हूँ एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो ग्रुप 16 है उसका एटॉमिक नंबर 15 से ज़्यादा होगा। ख़त्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो भी ग्रुप 16 का उससे 15 से ज़्यादा होगा। अगर हम एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं, एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे तो वो भी अपना 16 का ज़्यादा होगा 15 से, ये भी पता है आपको। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी में भी आपका 16 15 से ज़्यादा होगा। अब कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा रुकेगा कहाँ पे आके, वो अपना एटॉमिक रेडियाई में रुकेगा, तो वो भी आप देख लो, एटॉमिक रेडियाई में देख लो। अभी एटॉमिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा वो आप मुझे बताओगे, बताओ फटाफट किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। अभी एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या है, दो, अगर मैं 15th वाला एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे 15th वाला जो एलिमेंट, एक मैं लेके बता देता हूँ, 15th और 16 में कंपेरिजन कर देता हूँ। 15th का एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, इसका एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8। चलो बोलो फटाफट, इसका क्या आएगा, 2s2 आएगा और 2p3 आएगा। इसका आ गया 2s2 आ गया और यहाँ पे 2p4 आ गया। दोनों के पास तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम है। डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल दिख रहा है ना, 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। बट लेकिन अगर हम कंपेयरिंग अगर बोलते ना अक्रॉस द पीरियड कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके सेम है। तो क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपके वहाँ पे सेम है, तो क्या वहाँ पे एटॉमिक रेडियाई आपकी कांस्टेंट होगी क्या? वहाँ पे आपकी एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट होगी क्या? तो थोड़ा सोच के बताओ मुझे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे होता है क्या पता है, कि जो ग्रुप 16th एलिमेंट होता है, जो ग्रुप 16th एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक रेडियाई, अब आप थोड़ा सा ये मुझे बताओ, 15th वाला जो एलिमेंट है, 15th वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा नेगेटिव है कि 16th वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा नेगेटिव है? देखो मैंने क्या बोला आपको कि उसका कंपैरिजन मैं पहले ऊपर में आपको एक प्रॉपर्टी मैं लिख के अगर आपको बताऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि वो होता है ना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बताओ ऑक्सीजन जल्दी खींचेगा कि पोलोनियम जल्दी खींचेगा? तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, ये याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है न्यूक्लियर चार्ज, या तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई ये याद रखना आप। जितना कम एटॉमिक रेडियाई होगा ना, जितना कम एटॉमिक रेडियाई होगा, याद रखना। नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हम इसको लेते हैं एटॉमिक रेडियाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हम इसको एटॉमिक रेडियाई लेते हैं। जितना कम एटॉमिक रेडियाई होगा उतना वो ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्यों ज़्यादा नेगेटिव होगा? क्योंकि आपको पता है कि अभी बताओ ना, ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल है, पोलोनियम के पास 6 ऑर्बिटल है। तो जितना ऑर्बिटल आप बढ़ाओगे उतना तो न्यूक्लियर को चार्ज भी तो देना पड़ता है ना। तो जितना कम ऑर्बिटल होगा ना उतना न्यूक्लियस के पास चार्ज ज़्यादा होता है, उतना न्यूक्लियर के पास चार्ज ज़्यादा होगा तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऑक्सीजन है ना, वो पोलोनियम का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है पोलोनियम से। डाउन द ग्रुप जब हम बात करेंगे तो जो नेगेटिविटी होगा ना वो आपका हमेशा यहाँ पे डिक्रीज होगा, वो हमेशा आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपको? वही चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे। 15th है और 16th है। 15th वाले का देखो तो 2s2 और 2p3 है और ये 2s2 2p4 है, मतलब इसका जो 15th वाला जो एलिमेंट है उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन्स 5 है और इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन्स 6 है, मतलब इसकी नेगेटिविटी -3 है और इसकी नेगेटिविटी -2 है। तो कौन ज़्यादा नेगेटिव है? कौन ज़्यादा नेगेटिव है? तो मतलब 16th वाला एलिमेंट मेरा ज़्यादा नेगेटिव है, 16th वाला एलिमेंट है वो मेरा ज़्यादा नेगेटिव है। और 15th वाला एलिमेंट मतलब याद रखना 16th वाला एलिमेंट ज़्यादा नेगेटिव है 15 से। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है सल्फर से, तो इसका साइज़ बड़ा है कि इसका साइज़ बड़ा है? बताओ फटाफट, इसका साइज़ बड़ा है कि इसका साइज़ बड़ा है? तो सल्फर का साइज़ बड़ा है ना। तो वही रूल आप यहाँ पे भी लगाओ, वही रूल आप यहाँ पे भी लगाओ। 15th वाला ज़्यादा नेगेटिव है कि 16th वाला ज़्यादा नेगेटिव? तो 16th वाला ज़्यादा नेगेटिव है। जब 16th वाला ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उसका जो साइज़ होगा, एटॉमिक साइज़ होगा,
वो 15 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? 15 से हमेशा कम होगा, 15 से वो हमेशा कम होगा। तो जब हम एटॉमिक रेडियाई की जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रुप 15 होता है वो ज़्यादा होता है आपका 16 से, याद रखना। ग्रुप 15 होता है ना वो ज़्यादा होता है आपका 16 से। यहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, इसको हम कहते हैं इफेक्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जहाँ पे आपका वही है ना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज की जब हम बात करते हैं, जितना ज़्यादा आप मतलब वहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे ना, उतना धीरे धीरे आपका वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे कम होता है। याद रखना, जितना ज़्यादा आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, उतना धीरे धीरे आपका न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे कम होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे आपका कम होगा, तो वहाँ पे जो आपका एटॉमिक रेडियाई है, जो आपका एटॉमिक रेडियाई, वो रेडियाई क्या होगा? देखो ना, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा कि कम होगा? वहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे वहाँ पे कम होते जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका कम होगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है कि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है? तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव है, 16th वाला ज़्यादा नेगेटिव है। जब 16th वाला ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उसका जो रेडियाई होगा वो 15 से हमेशा कम होगा। समझ में आएगा? डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारा डाउन द ग्रुप जब भी हम आएंगे ना डाउन द ग्रुप, तो अपना रेडियाई हमेशा क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब भी हम आएंगे तो रेडियाई जो है हमारा इंक्रीज़ होता है। अगर रेडियाई हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे डिक्रीज़ होता है। अब अगर हम 15 और 16 में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपैरिजन करते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है 15 ज़्यादा नेगेटिव कि 16 ज़्यादा नेगेटिव, तो 16 ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसमें अगर हम इसी चीज़ में अगर हम यहाँ पे मैं अगर इंडिकेट कर दूँ कि अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंडिकेशन डालता हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज़्यादा इंडिकेशन कौन ज़्यादा नेगेटिव? 16 ग्रेटर देन 15 हो गया ये। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम कहते हैं आईपी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब लेना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा कि पोलोनियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? जनरली ये दोनों तो देंगे नहीं, ये तो लेने वाले। बट अगर मेरे को निकालने की बात, अगर मैं ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो मैं ऑक्सीजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा कि पोलोनियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा? तो उसके अंदर याद रखो, अगर मैं जल्दी निकालने की अगर मैं बात करता हूँ तो पोलोनियम से मैं जल्दी निकाल सकता हूँ। पोलोनियम से मेरा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा है। आपको भी पता है कि जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपका कम होता है। तो जितना कम न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है, जितना कम न्यूक्लियर चार्ज उतना जल्दी आप इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है? तो अगर पोलोनियम से निकालने के लिए अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट अगर मेरा 10 किलो जूल होता है, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 5 किलो जूल होना चाहिए कि 100 किलो जूल होना चाहिए? वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि वो तो ज़्यादा नेगेटिव है ना, ज़्यादा नेगेटिव है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 100 किलो जूल हो जाएगा। तो अगर 100 से 10 की तरफ जब हम जाएंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी अपना क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। क्या होगा अपना? डिक्रीज़ होगा। इसमें बहुत बच्चे रॉन्ग करते हैं। देखो फिर से क्या होता है, एक बार देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक्सेप्ट करने के लिए आपका न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो न्यूक्लियर चार्ज आप ऊपर वाले का ज़्यादा है इसलिए वो जल्दी ले रहा है। 15 और 16 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 16 वाला ज़्यादा नेगेटिव है इसकी वजह से, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियाई छोटा है। आईपी का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें ये नहीं कह रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे कम, वो बोल रहा है एनर्जी लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन पहले कौन करता है? पोलोनियम जल्दी करता है। तो अगर जल्दी करेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम होगी। ऑक्सीजन में टाइम लेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे तो डिक्रीज़ होगा। वही सेम चीज़ अगर हम बात करते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं 15th और 16th में। अब मुझे बताओ 15th वाला जल्दी देगा कि 16th वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? तो मैंने आपको यही बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब 16th वाली जो है वो तो ज़्यादा क्या है? नेगेटिव है। मतलब अगर यहाँ से अगर निकालना है तो यहाँ से एनर्जी का रिक्वायरमेंट अगर 100 किलो जूल लगेगा तो यहाँ से निकालने के लिए रिक्वायरमेंट आपका 10 किलो जूल लगेगा। तो ये वाला भी प्रॉपर्टी आप याद रखो। तो यहाँ पे भी जब हम आईपी की जब बात करते हैं ना, तो आईपी के अंदर भी 16 का जो आईपी होता है वो 15 से हमेशा ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। चलो, ये इतनी फिजिकल ट्रेंडिंग में बेसिक इतनी प्रॉपर्टी, और मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक दो प्रॉपर्टी अपनी और बची हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ये कर लेते हैं। चलो, एक प्रॉपर्टी और है जो है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पहले बात करते हैं। अभी मेल्टिंग पॉइंट में अगर देखो तो मेल्टिंग पॉइंट तो सीधी सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट में कैसे होता है ना कि आपका अगर मास बढ़ेगा ना तो आपका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होगा, मास बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये कहता है कि जो हमारा जो टेलुरियम होता है और जो हमारा जो पोलोनियम होता है, टेलुरियम और पोलोनियम में जो पोलोनियम होता है ना, अभी आपको पता है कि मास बढ़ेगा तो जो भी एलिमेंट है, अगर मास बढ़ेगा तो जो भी एलिमेंट होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। चलो ये मेल्टिंग पॉइंट बताने से पहले मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। एक बार आप इतना समझ में आ गया होगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट अभी थोड़ा टाइम में आपको मैं बताता हूँ। चलो वो भी बता देता हूँ आपको। इसको मैं सब हटाता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं हटा देता हूँ। इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा इसमें कैसा ना आपको ट्रेंडिंग्स याद होने चाहिए। अगर ट्रेंडिंग्स आपको याद हो जाएंगे ना तो आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। यही सेम ट्रेंडिंग थोड़ी सी चेंज है, 17th एलिमेंट के लिए ट्रेंडिंग्स थोड़ी सी चेंज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो एक बार ये फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर चार्ज की, तो मुझे आप लोग बताओ न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा कि कम होगा? तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर जो चार्ज होगा डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होगा, तो डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होगा वहाँ पे। अगर हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी में, आपको पहले मेल्टिंग पॉइंट बाद में करते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक टू मेटालिक। अब नॉन मेटालिक का मतलब क्या और मेटालिक का मतलब क्या? आपने भी देखा है कि मेटल्स क्या होते हैं, विच ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स का मतलब विच ऑलवेज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप है कि एक्सेप्टर? सारे ग्रुप जो भी हैं अपने, सारे के सारे एक्सेप्टर हैं। बट मुझे बताओ ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन खींचेगा। पोलोनियम को खींचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, पोलोनियम तो इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसके पास ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वहाँ पे ज़्यादा है। तो आप हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन और जो आपका सल्फर होता है, दे आर ऑलवेज बिहेव लाइक नॉन मेटल्स, ये याद रखना, दे ऑलवेज बिहेव लाइक नॉन मेटल्स। तो ये आपको पूछेगा वाई दे बिहेव लाइक नॉन मेटल्स, तो आप वहाँ पे नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट डाल सकते हो। ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नॉन मेटल्स बिहेव करेंगे। सिलेनियम है और जो आपका टेलुरियम है, दे आर दी मेटलॉइड्स, दोनों बिहेव करते हैं, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। और जो आपका पोलोनियम है, पोलोनियम ऑलवेज बिहेव लाइक मेटल्स, पोलोनियम ऑलवेज बिहेव लाइक मेटल्स। अभी वो क्यों मेटल्स बिहेव कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटालिक बिहेव करेगा। कहने का मतलब कि नॉन मेटालिक टू मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जब मैं आऊँगा ना, तो नॉन मेटालिक से मेटालिक कैरेक्टर आपका हमेशा बढ़ेगा। समझ में आया? फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और अगर मैं बात करता हूँ, कि अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, तो कौन है गुड, किसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टेंस बहुत फास्ट होगा? तो सीधी सी बात है, नीचे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक बिहेव करते जा रहा है। तो आपको पता है मेटल्स अच्छे होते हैं कंडक्टर से, तो अगर कंडक्टिविटी अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, तो प्रॉपर्टी हमेशा यहाँ पे इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ये? फिर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन स्टेबल है कि पोलोनियम ज़्यादा स्टेबल है? तो स्टेबल में एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होगा न्यूक्लियर चार्ज। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका है? ऑक्सीजन का ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, तो स्टेबिलिटी जो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। फिर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन करेगा? तो डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे तो रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो आपका गैस होता है, बाकी धीरे धीरे सारे सॉलिड होते जाते हैं। ऑक्सीजन अपना गैस है, बाकी धीरे धीरे सारे सॉलिड होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका मास। तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका वहाँ पे इंक्रीज होगा। एक्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है उसमें, क्या होता है ना कि जब डाउन द ग्रुप मास आपका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा, लेकिन टेलुरियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो पोलोनियम से ज़्यादा होता है। टेलुरियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है पोलोनियम से ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा पता है? बिकॉज टेलुरियम का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना,
वो पोलोनियम से बड़ा होता है, पोलोनियम से ज़्यादा होता है, मतलब दो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है टेलुरियम के अंदर पोलोनियम से ज़्यादा होता है। अगर वो पोलोनियम से ज़्यादा है तो फिर उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पोलोनियम से हमेशा टेलुरियम का ज़्यादा होगा। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो हमेशा वो इंक्रीज होगा क्योंकि मास बढ़ रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है टेलुरियम और पोलोनियम की, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टेलुरियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पोलोनियम से ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे रीज़न आप डाल सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स आप डाल सकते हो वहाँ पे। समझ में आया ये? इतनी आपकी ट्रेंडिंग्स है, इतनी आपकी ट्रेंडिंग्स है, ये ट्रेंडिंग्स आप याद रखोगे ना तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ फिजिकल स्टेट बता देता हूँ। फिजिकल स्टेट एक बार आप देख लोगे तो और भी आपको मज़ा आएगा। चलो वो भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, जैसे फिर से एलिमेंट अपने कौन से थे, ऑक्सीजन था, सल्फर था, सिलेनियम था, बोलो फटाफट, टेलुरियम था और पोलोनियम था। आपको याद होगा एटॉमिक नंबर फटाफट क्या था? एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 और ये कितना था? 84 था। बराबर है ये। एक हम बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये याद रखना, फिजिकल स्टेट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट की जब हम बात करेंगे, सबसे लाइटर एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। सबसे हैवियर एलिमेंट कौन है? पोलोनियम है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन जो होता है ना, देखो मैं यहाँ पे पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन होता है ना वो अकेला इसमें गैस होता है। बाकी जो भी सारे जो एलिमेंट है ना, जो भी सारे एलिमेंट है, दे ऑलवेज बिहेव लाइक सॉलिड। ऑक्सीजन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो कि हमेशा O2 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक, जिसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक। और बाकी सारे जो भी एलिमेंट है ना, जो भी नीचे के जो एलिमेंट है, जैसे सल्फर जो होता है ना, उसको एसेट लिखते हैं, ऑक्टा एटॉमिक लिखते हैं। इसलिए हम लोग बाकी नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, बाकी सारे पॉली एटॉमिक क्यों? तो वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या होता है पता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन है ना दूसरे ऑक्सीजन के साथ पाई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। बाकी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, मतलब बाकी कोई एलिमेंट है ना, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सेल्फ पाई बॉन्ड कभी नहीं फॉर्म करते। अकेला ऑक्सीजन पाई पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब डबल बॉन्ड बनाता है। बाकी कोई एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। जैसे आप बोलोगे सिलेनियम डबल बॉन्ड सिलेनियम होता है क्या? तो ये बनेगा नहीं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पोलोनियम डबल बॉन्ड पोलोनियम होता है तो ये भी बनेगा नहीं। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। सेकेंड चीज़ ये आप बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजन गैस इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन के अंदर ना, याद रखना, ऑक्सीजन के अंदर जो आपका होता है ना इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, वो आपका बहुत वीक होता है। और बाकी नीचे के जो भी आपके एलिमेंट हैं, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और जो पोलोनियम होता है, सब में क्या होता है? ये सब में हाई होता है। तो ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट आपका फिजिकल स्टेट का, मतलब ऑक्सीजन गैस होता है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। अगर आपको पूछा ये गैस और वो सॉलिड क्यों है, तो आप डाल सकते हो ऑक्सीजन के अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, वो बहुत वीक होता है। वीक होगा इसलिए वो गैसेस बिहेव करता है, और बाकी सारे में स्ट्रांग होता है इसलिए वो सॉलिड बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना। और फिर अब एक और यूनिक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने चाह रहा हूँ, वो देख लो एक बार। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखते रहो। अब एक मेन क्वेश्चन जो आता है जिससे आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बोलेगा कि देखते रहो, वो भी एक वर्ड हो गया, राइट द एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन की सबसे अलग है, बाकी ग्रुप से सबसे अलग है? तो हम एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि सच में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो सबसे अलग अलग बिहेव करेगा। वो आप मुझे बताते जाओ, मैं करते जाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, इस बार मार्कर बदलते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन क्या होता है बोलो फटाफट? डाई एटॉमिक होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक्स होते हैं। अकेला ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है। सेकेंड, ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। थर्ड, ऑक्सीजन क्या कर सकता है? ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है? पाई पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बराबर है, ऑक्सीजन पाई पाई बॉन्ड फॉर्म, डबल बॉन्ड भी बना सकता है ऑक्सीजन, कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है रेजोनेंस की कंडीशन में, तो वो भी बना सकता है। चौथा, और बाकी कोई नहीं बना सकता। चौथा प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो कभी भी आपके ना मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता।
मल्टीपल जो बॉन्ड है ना अपने, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, एब्सेंट होने की वजह से किसी के मल्टीपल बॉन्ड नहीं क्रिएट करता। जैसे कि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन अपना क्या है बोलो फटाफट, 2s2 और 2p4 है आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो अपना डी ऑर्बिटल जो आता है ना, डी ऑर्बिटल अपना स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्बिटल से। जैसे कि ऑक्सीजन के नीचे आपका सल्फर है, तो सल्फर का क्या है 3s2 है और आपका 3p4 है। तो यहाँ पे हम 3d0 कंसिडर कर सकते हैं, बट बाकी नीचे के जितने भी एलिमेंट है सब में डी ऑर्बिटल आते हैं, बट ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं आता, इसलिए वो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स को नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये आपको धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टी एक एक समझ में आने लगेगी। जब समझ में आएगी तो आपको चीज़ें धीरे धीरे अच्छी लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो इतना हो गया। फिर अगला देखते हैं, 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखा, 5वां जो प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियाई है ना, वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, बाकी सबका बड़ा होता है। ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, सबसे ग्रेटर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होगा, बाकी सबका कम होता है। ऑक्सीजन क्या है पता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, बराबर है। ऑक्सीजन का क्या ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन शोज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ धीरे धीरे आप देखो, आपको समझ में आने लगेगी वो। ऑक्सीजन एक अकेला जो एलिमेंट है ना, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, अकेला एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या है कि हाइड्रोजन है ना, वो 3 ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक आपका फ्लोरीन है। 3 ही एलिमेंट क्यों पता है? बिकॉज ये जो एलिमेंट है ना, ये आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ये कंडीशन हो गई। बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते वो। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी मैंने दे दिया। ऑक्सीजन का जो है अपना, वो आपका मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक और देख लेते हैं। ये भी देख लिया, सारी चीज़ हो गई। हाँ, ऑक्सीजन एक चीज़ और देखो, 10वां प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन एक अकेला एलिमेंट है जो कैसा मैग्नेटिक जो कैसा बिहेव करेगा। ऑक्सीजन एक अकेला जो एलिमेंट है ना, जो कि आपका पैरा मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक होता है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अदर एलिमेंट जो होते हैं ना आपके, अदर जो एलिमेंट है वो सारे आपके कैसे हैं, वो आपके डाया मैग्नेटिक है वो, ये आप याद रखो, मैग्नेटिक है। फिर से देख लो, ऑक्सीजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो आपका डाई एटॉमिक है। बाकी सारे कैसे हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या है आपके, पैरा एटॉमिक है, या पैरा एटॉमिक नहीं, पॉली एटॉमिक है। ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट है जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन एक अकेला एलिमेंट है जो कि मल्टीपल बॉन्ड आपके, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, बाकी कोई नहीं बनाता, मतलब पाई पाई फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट है जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, मतलब कि क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। अगला, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियाई वो सबसे छोटा होता है, बाकी एलिमेंट के जो एटॉमिक रेडियाईज होते हैं वो बड़े होते हैं। ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सबका कम होता है। ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आईपी होता है, बाकी धीरे धीरे सबका कम होता है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता। अगला, ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट है जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं आपके डायामैग्नेटिक बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग फिजिकल ट्रेंडिंग्स, उसके बाद हमारे पास ये, उसके बाद हमने ये पढ़ा। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। आपको एक बार फिजिकल ट्रेंडिंग के टेबल से अगर प्रिपेयर हो जाएंगे ना, तो आप रीजनिंग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद इसके अंदर रिएक्शंस हैं, डायग्राम्स हैं। रिएक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, रिएक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, ईस्ट वाले फैमिली के अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या क्या पढ़ना है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले ना इसके अंदर आप एक चीज़ पढ़ लेना, एक वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डाल देता हूँ, बुक्स में वो सारी चीज़ें तो मैं रफ करके क्लीन कर देता हूँ, दूसरा पेज यूज़ करता हूँ।
एक मिनट रुक जाओ, इसमें तो अपने कुछ नहीं है। हाँ, एक आपको मिलेगा, एक टॉपिक होगा उसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ये आप कर लेना। अब इसमें आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, और एक आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो रहा है, सीधी सी बात है कि ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ मिक्स होने पर एसिड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ मिक्स होने पर बेस बनाता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या, जो एसिड बेस दोनों बनाता है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ये ऑक्सीजन वाले पार्ट में इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हाँ, एक चीज़ आप ये भी कर लेना, ये भी पूछता है आपको कि जैसे सेकेंड टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ O3, ये भी आप कर लेना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको पता चलेगा। देखो ना, जब हम ऑक्सीजन का O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम पहले तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल के O लिखेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिख के O लिखेंगे। आपको बस कुछ करना नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन्स पुट करना, 1 2 3 4 5 और 6, इधर देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको करना क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और इस बॉन्ड को आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया उसका रेजोनेंस हो गया। तो जब रेजोनेंस हो गया तो फॉर्मूला हो जाएगा फिर O यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है? और ये तो वैसे क्या वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं सल्फर के ऊपर। सल्फर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको मिल सकता है एग्जाम में। एक कॉन्सेप्ट है सल्फर में भी, अगर आप सल्फर में ध्यान दोगे ना तो सल्फर में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सल्फर। कोलाइडल सल्फर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा वो कोलाइडल सल्फर, एक बार आप पढ़ लेना, वो आपको पूछेगा। फिर वो प्रिपरेशन वाले पार्ट में अगर हम लोग आएंगे तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं है कितना प्रिपरेशन। हाँ, उसमें भी अगर आप आओगे तो इसमें आपको ना सल्फर डाइऑक्साइड में आपको ये आप कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ये आप कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ SO2, ये आप कर लेना, ये आपको पूछेगा। फिर इसके बाद इसके अंदर आपके पास दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस है आपका देखो मैं आपको लिख देता हूँ, एक प्रोसेस अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एक प्रोसेस है अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और एक जो दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है अपना लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, ये दोनों जो प्रोसेस है ना वो आपके H2SO4 प्रिपरेशन की प्रोसेस है, ठीक है, H2SO4 प्रिपरेशन की प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस एक बार आप देख लेना, प्रोसेस एक बार देख लेना, ये प्रोसेस आपको पूछेगा। मैं रिएक्शन करवाऊंगा नहीं, रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन में करवाऊंगा नहीं। हाँ, प्रॉपर्टीज़ एक बार आप पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज़ एक बार आप हर चीज़ के आपको प्रॉपर्टीज़ और यूजेस रहेंगे ना वो पढ़ लेना। हाँ, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये करना भूलना मत, आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये आप करना भूलना मत, ये आप करना भूलना मत। अब उसमें भी कौन सा पूछेगा ना आपको, मैं वो आपको फिक्स बता दो। देखो यही चीज़ आपको पूछेगा इसमें, एसिड के डायग्राम में दो टाइप का एसिड आपको पूछता है, एक है आपके पास मार्शल एसिड, ये पूछेगा, और जो दूसरा जो है अपना एक मार्शल एसिड पूछता है आपको, और एक है और एक है आपके पास कैरोस एसिड। ये दोनों के आपको डायग्राम्स पूछेगा, ये दोनों के आपको डायग्राम्स पूछेंगे। तो जो अपना ग्रुप ये हमने जो सॉल्व किया ना, ये अपना ग्रुप 16 का, 16 में अपने पास इतना ही है, इतनी चीज़ आपको पूछेगी एग्जाम में। टेबल याद होगा ना तो आप उससे रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। टेबल मुझे कंफर्म पता है कि टेबल अगर आप एक बार याद कर लोगे तो आप उससे रीजनिंग क्वेश्चंस कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 17 की तरफ, अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 17 की तरफ। अब 17 में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। चलो हम पहले बात करते हैं अपना, आ गया ग्रुप 17। चलो बोलो फटाफट, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP5, आउटर में कितना 7, वैलेंसी कितनी -1, इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज़ माई हैलोजन फैमिली। टेबल वेबल सब सेम है, बट थोड़े से टेबल में चेंजेस आपको मिलेंगे, एक दो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे चेंज है। चलो एलिमेंट की बात कर लेते हैं। हैलोजन में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है आपका फ्लोरीन, दूसरा जो एलिमेंट निकल के आएगा क्लोरीन,
उसके बाद जो एलिमेंट आएगा ब्रोमीन, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा आपका आयोडीन, और एक होता है एसिटीन, एटी कहते हैं, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, चलो लिख लेते हैं, एटी कहते हैं, एसिटीन कहते हैं उसको, एटी कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 9, आपको मैंने बोला 8, 18, 18, 32। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा ये 17, 8 ऐड करो, 18 ऐड करो तो आपका हो जाएगा 35, इसको ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 53, और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 85। कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यह हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये आपका 2s2, फिर ये आपका 2p5 हो जाएगा, ये आपका 3s2 हो जाएगा, और ये आपका 3p5 हो जाएगा, 4s2 है, फिर 4p5 होगा, 5s2 है, फिर 5p5 होगा, और ये आपका 6s2 है, और फिर यहाँ पे 6p5 होगा। ट्रेंडिंग्स बता दे रहा हूँ, छोटी सी ट्रेंडिंग्स है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला आगे का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है ना, आगे कैसे क्या होगा वो तो आपको पता है। चलो फटाफट बताओ, एक एक मैं ट्रेंडिंग्स लिखते जाता हूँ, आप एक एक चीज़ बताते जाओ। पहला जो ट्रेंडिंग्स निकल के आ रहा है वो हम लोग, चलो इसी से पहला ट्रेंडिंग करते हैं, वो है अपना एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। बताओ फटाफट, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ही कम होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है तो रेडियाई आपका डाउन द ग्रुप क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है क्या, तो डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा तो आपकी डेंसिटी भी वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, डेंसिटी बढ़ गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप आपका रेडियाई बढ़ रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, मैंने क्या बोला था आपको, जितना कम रेडियाई रहेगा उतना वो ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं आयोनेशन पोटेंशियल का या तो एंथैल्पी की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा, सब तो लेने वाले बट जल्दी कौन देगा, नीचे वाला, मतलब नीचे से अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो बहुत फास्ट निकलेगा, ऊपर से निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो उसको भी अगर ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी भी वहाँ पे डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होगा, ये वाला प्रॉपर्टी भी डाउन द ग्रुप आपका वहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई भी देख लेते हैं, कोवेलेंट रेडियाई वाला कॉन्सेप्ट भी वो ही देखो ना, डाउन द ग्रुप वहाँ पे इंक्रीज होगा। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब क्या, वो भी देख बता देता हूँ। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब कह रहा है F2, F और F है, फिर इसके बाद Br और Br है, हाँ नहीं Cl और Cl है, F और F है, एक मिनट रुक जाओ, F और F है, फिर उसके बाद अपना यहाँ पे अपने को दे रहा है Cl और Cl है, फिर यहाँ पे Br और Br है, फिर यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन है, और फिर यहाँ पे एस्टेटीन और एस्टेटीन है। बताओ कहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ, अगर एफ और एफ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कम है, तो रेडियाई भी वहाँ पे छोटा होगा। डाउन द ग्रुप की जब बात करेंगे तो वहाँ पे इंक्रीज होगा, तो कोवेलेंट रेडियाई इसी को कहते हैं। तो डाउन द ग्रुप जब बात करेंगे तो ये आपका हमेशा इंक्रीज होगा, ये आपका हमेशा वहाँ पे इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। इसमें एक मेन प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये याद रखना पड़ेगा आपको बस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है पता है, वही इलेक्ट्रॉन लेने वाले, गेनिंग मतलब लेना। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा कि जल्दी इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन लेगा कि ब्रोमीन लेगा कि आयोडीन की एस्टीन, कौन जल्दी लेगा, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन जल्दी लेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब बात करेंगे तो क्लोरीन ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, उसके बाद आता है आपका ब्रोमीन, और उसके बाद आता है आपका आयोडीन। तो ये आपको पूछेगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होता है। तो वहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखो इसमें होता है क्या पता है, जैसे फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन का अगर हम बात करेंगे ना और क्लोरीन का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो फ्लोरीन का जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 2s2 होता है, और यहाँ पे 2p5 होता है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये आपका 3s2 होता है, और यहाँ पे 3p5 होता है। तो जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये 2 ऑर्बिटल बना दिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बना दिया, मतलब लास्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा, लेकिन कंडीशन क्या होता है,
कि न्यूक्लियर में चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, इसमें भी न्यूक्लियर में चार्ज, इसमें इसके कंपैरिजन में इसके न्यूक्लियर में चार्ज थोड़ा कम है। यहाँ पे न्यूक्लियर में चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, आपस में रिपल, इसको बोलते हैं बोलते हैं ना इनर, इसको बोल सकते हैं कि एक इनर पेयर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने जो अंदर के अंदर जो, हाँ इनर पेयर नहीं बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं इंटर रिपल्शन बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर रिपल्शन। यहाँ पे भी रिपेल करेगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ जब खींचेगा इसको, यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है, जब न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा होगा तो जब ये भी इसको खींचेगा और ये भी खींचेगा, जल्दी ये खींच रहा है, बट लेकिन साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे रिपल्शन भी बढ़ रहा है, वहाँ पे रिपल्शन भी आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा इससे साइज बड़ा है तो यहाँ इसके कंपेरिजन में यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम है, तो ये जल्दी एडजस्ट करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कह सकते हैं उसको, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कह सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों हो सकता है, आप बोल सकते हो फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, छोटी होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। किसमें ज़्यादा होता है, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फ्लोरीन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी अंदर की तरफ खींचेगा नहीं, तो उसके कंपेरिजन में क्लोरीन हमेशा उससे बड़ा होता है। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना, ये अकेला एक पॉइंट है, उसमें आपको याद रखना, ठीक है। और फिर अगला जो प्रॉपर्टी, ये तो हमने ये कर लिया, फिर हम बात एक और करते हैं, ये आपको पता चल गया। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम बात करें, एक्चुअली ये इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो भी हम कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की। अगर हम बात करते हैं तो आपको सीधी सी बात है कि ये मैंने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, तो डाउन द ग्रुप मास आपका बढ़ रहा है तो ये आपका हमेशा यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो हैलोजन के रिस्पेक्ट में इतनी प्रॉपर्टी है। हैलोजन के रिस्पेक्ट में आपको एटॉमिक रेडियाई याद रखना है, डेंसिटी याद रखना है, न्यूक्लियर चार्ज याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है, आयोनेशन पोटेंशियल याद रखना है, कोवेलेंट रेडियाई याद रखना है, इलेक्ट्रॉन मेन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेन है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको आप याद रखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। एक टॉपिक है इसमें, हाँ एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ आपको, ठीक है, वो एक बार देख लो आप, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर मिलते जाएंगी। वो एक बार पूछा वो, फिर यहाँ पे अपने पास आएगा एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, टॉप एलिमेंट फ्लोरीन। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ना, एनोमोलस प्रॉपर्टी कैसे लिखना है आपको। अब ऐसा मत लिख देना कि फ्लोरीन प्रेजेंट इन अ गैसियस फॉर्म, अदर आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म, ऐसा नहीं, सारे के सारे गैसेस होते हैं। all the halogen are present in a gaseous form, all the halogen are diatomic, ठीक है, सब डायटोमिक ही होते हैं वो। अब देखो इसमें एनोमलस प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हो, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, बताते जाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है ना, वो आपका लेस रिएक्टिव होता है, ये याद रखना आप, फ्लोरीन आपका लेस रिएक्टिव होता है। ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, फ्लोरीन लेस रिएक्टिव नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। फ्लोरीन है ना नेगेटिव ज़्यादा है ना, तो फ्लोरीन अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फ्लोरीन है ना, वो हमेशा मोर या मच रिएक्टिव कह सकते हैं, मोर या मच रिएक्टिव कह सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ड्यू टू वेरी लो वैल्यू ऑफ F' बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब मोर रिएक्टिव क्यों है, पता है कि अगर समझो कोई जैसे अल्केन है, उसको F2 के साथ रिएक्शन किया, उसको Cl2 के साथ रिएक्शन किया, उसको Br2 के साथ रिएक्शन किया और उसको I2 के साथ रिएक्शन किया, तो किसका कोवेलेंट रेडियाई सबसे छोटा है, फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियाई सबसे छोटा है ना। तो कहने का मतलब कि जब दो फ्लोरीन साथ में आएंगे तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा। मतलब एक फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस ये है और एक आयोडीन के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिपल्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि इसके भी आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर रिपल्शन थोड़ा कम होगा, बट यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। अकेला जो फ्लोरीन है ना, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कोई नहीं बनाता। तो ये वाला भी आप याद रखना, अकेला फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, फ्लोरीन है ना, वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, मल्टीपल जो बॉन्ड है ना, डू नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों, उसके पास क्या नहीं होता है,
डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, वो भी आप उसके पास हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स वहाँ पे नहीं होते। डी ऑर्बिटल मैंने बोला था ना, डी ऑर्बिटल थर्ड से स्टार्ट होता है, चलो डी ऑर्बिटल नहीं होगा, वो एक याद रखो। नेक्स्ट है एनोमलस में आप ये भी डाल सकते हो कि फ्लोरीन का जो होता है ना, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से लेस है, ये आप डाल सकते हो, ठीक है, ये आप डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हाँ, फ्लोरीन अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, या तो हाईएस्ट आईपी शो करता है। फ्लोरीन जो है F2, हाँ सब जगह F2 हम डालते हैं, देखो सब जगह F2 डालते हैं, F नहीं है F2 डालते हैं। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन हाई, फ्लोरीन का क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है, ये याद रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और कुछ इसमें अपने को लिख सकते हैं, और कुछ लग रहा है अपने को जो हम यहाँ पर डाल सकते हैं? अब तो नहीं, अब बस मतलब ओवरऑल अगर हम एनाबुलस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इतनी हमारे पास एनाबुलस प्रॉपर्टीज़ है। मतलब फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन है ना बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है, मतलब फटाक से एफ और एफ का बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। फ्लोरीन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाता है। फ्लोरीन है ना पॉलीहैलाइड्स, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकता। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो क्लोरीन से हमेशा कम होती है। उसके बाद हम वहाँ पर डाल सकते हैं कि फ्लोरीन का वही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, फ्लोरीन की जो आईपी होती है वो ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया उसके एनामलस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसके बाद एक मेन जो टॉपिक है इसके अंदर वो एक बता देता हूँ, फिर चैप्टर धीरे से ख़त्म हो जाएगा आपका। अब इसमें रिएक्शंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, इसमें भी थोड़े बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, जैसे कि एक Cl2 में आप अगर देखो ना, तो Cl2 में मैं आपको बता देता हूँ इसमें से आपको पढ़ना क्या है। Cl2 में आप ना Cl2 और अमोनिया का जो है ना, अमोनिया का एक आपका लिमिटिंग और एक आपका एक्सिस, दो रिएक्शन है अमोनिया के साथ, वो रिएक्शन आप पढ़ लेना, वो रिएक्शन आपको पूछता है। Cl2 और अमोनिया का जो रिएक्शन है, लिमिटिंग और एक्सिस का जो रिएक्शन है वो आपको पूछेगा यहाँ पर। प्रॉपर्टीज छोड़ना मत, हाँ इसमें भी आपको प्रोसेस है, प्रोसेस आप पढ़ लेना रिएक्शंस के अंदर। डेक्कन प्रोसेस है एक आपके पास, आपको यहाँ पे मिलेगा डेक्कन प्रोसेस मिलेगा, डेक्कन प्रोसेस आप पढ़ लेना। और एक आपको इसमें मिलेगा डेक्कन प्रोसेस ही, एक ही डेक्कन प्रोसेस ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पूछेगा नहीं। और आपका हाँ एक आपका इसके अंदर ये भी आप पढ़ लेना, यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन करके एक आपको मिलेगा, ब्लीचिंग एक्शन करके एक मिलेगा Cl2 के अंदर। ये सब है ना आपका Cl2 के साथ, Cl2 वाला पार्ट है, ये एक पार्ट पढ़ लेना आप इसमें। फिर इसके बाद आप Cl2 का वो आप पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना। फिर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग आएंगे ना, ये तो Cl2 के अंदर आया, जब हम इसके अंदर HCl के अंदर जब हम लोग इंटर होंगे तो HCl के अंदर आप तो एक मैं बताता हूँ कुछ आपको जो रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, HCl का ना आप वीक एसिड का रिएक्शन पढ़ लेना, वीक एसिड वाला रिएक्शन आप पढ़ लेना, वीक एसिड का रिएक्शन आप पढ़ लेना और HCl की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। ये इतने ही रिएक्शंस है, छोटे टॉपिक्स हैं। हाँ, अब जो मेन है जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो आपको बार बार पूछता है वो टॉपिक है आपका, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि मतलब जब क्या दो हैलोजन एक दूसरे को कनेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसकी सर्टेन कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स हैं, यानी कि और दोनों जब हैलोजन जब कनेक्ट होंगे ना तो उसका कुछ फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, एक्स डैश, ये पहला फॉर्मेट है। दूसरा जो फॉर्मेट है आपका एक्स डैश 3, ये दूसरा फॉर्मेट है। तीसरा जो फॉर्मेट है वो एक्स डैश 5 है। और चौथा जो लास्ट है वो है आपका एक्स डैश जो है वो आपका 7 है, एक्स डैश आपका 7 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको उसमें याद रखना। अब उसमें कुछ कंडीशंस है, उसमें जो एक्स जो होगा और उसमें जो आपका एक्स डैश होगा उसमें कुछ कंडीशन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें जो आपका एक्स है वो साइज़ में, अगर साइज़ की बात करेंगे ना, साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा बिगर साइज़ होगा और ये आपका हमेशा स्मॉलर होगा,
ये आपका हमेशा वहाँ पे स्मॉलर होगा, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, अगर ये बिगर होगा ना तो ये बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव करेगा, और ये आपका बिहेव करेगा इलेक्ट्रो नेगेटिव बिहेव करेगा, नेगेटिव बिहेव करेगा। तो ये याद रखना। अब आप बोलोगे कि ऐसा होता है क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, और फ्लोरीन को अगर मैं बॉन्ड बनाता हूँ, फ्लोरीन और फ्लोरीन को अगर मैं बॉन्ड बनाता हूँ, तो क्लोरीन का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखते रहो, क्लोरीन का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और फ्लोरीन का डायग्राम बनाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक ऑर्बिटल अपने को कम करना पड़ेगा फ्लोरीन के अंदर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, क्लोरीन का जो अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का, तो और फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्लोरीन का जो है वो 17th है एटॉमिक नंबर, और फ्लोरीन की बात करूँ तो वो 9 है। कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये आपका 287 है कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बोलो फटाफट, ये 287 है ना, और ये आपका क्या है 27 है ना, ये आपका 27 है। तो मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें होता है क्या पता है, इसमें होता है, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो। जैसे ध्यान दोगे ना, चीज़ों को जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो मुझे बताओ यहाँ पे, जब ये दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जब ये दोनों के बीच में जब इसका कोवेलेंट बॉन्ड या जब बॉन्ड फॉर्मेशन जब दोनों करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो क्या दो नेगेटिव कभी बॉन्ड बनाते हैं क्या? दो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, बट दो नेगेटिव कभी बॉन्ड बनाएंगे नहीं। अब इसके न्यूक्लियस में ज़्यादा चार्ज है कि इसके न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है? किसके न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है? इसके न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है ना, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा पता है, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जैसे ही रिपेल करेगा ना, तो क्लोरीन का जो डायग्राम है ना, कुछ टाइम के बाद, कुछ थोड़ा रिपल्शन के बाद ये डायग्राम आपको ऐसा दिखाई देगा। अब फ्लोरीन के सामने डायरेक्ट कौन आएगा? फ्लोरीन का न्यूक्लियस। फ्लोरीन के सामने डायरेक्ट कौन आएगा? क्लोरीन का न्यूक्लियस आएगा। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनेंगे, उस इसीलिए जो आपका एक्स डैश होगा ना, छोटा एलिमेंट होगा, वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा, और जो आपका बड़ा एलिमेंट होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव बिहेव करेगा, बिकॉज ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी याद रखो, जब भी दो नेगेटिव जब बॉन्ड बनाएंगे, तो जो आपका छोटा जो एलिमेंट होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़े एलिमेंट को रिपेल करेगा। तो जैसे ही रिपेल करेगा, तो उसके फ्रंट के जितने इलेक्ट्रॉन है ना, सब उसको तुरंत उसके बैक साइड में शिफ्ट होंगे। इसको बोलते हैं ना आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तुरंत पीछे की तरफ में शिफ्ट होंगे, तो जो छोटा एलिमेंट है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के टूवर्ड्स में बॉन्ड बनाएगा। तो इसी चीज़ को जब दो नेगेटिव जब बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसी को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। उसके कुछ रेशियोज़ हैं जो कि मैंने लिखे हैं। हाँ, इसमें अब कुछ फॉर्मेशन है, तो एक फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, बताने के बाद फिर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, ठीक है। वो एक बार देख लो, याद रखना ये आप याद रखना हमेशा। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है? व्हेन द टू नेगेटिव एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इन द रेशियो ऑफ x डैश x डैश 3 x डैश 5 एंड x डैश 7, इस रेशियो में कंबाइन होंगे। वेयर x जो रहेगा, वेयर x का साइज हमेशा बड़ा होगा और x डैश का साइज हमेशा छोटा होगा। एक्स वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और एक्स डैश वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप वहाँ पे रीज़न डाल सकते हो कि जो एक्स डैश छोटा जो पार्ट होता है उसके न्यूक्लियर में चार्ज ज़्यादा होता है, वो रिपल्शन ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बड़ा एलिमेंट का जो फ्रंट का इलेक्ट्रॉन है वो पीछे बैक साइड में शिफ्ट होता है। तो वो क्या करता है, छोटा एलिमेंट उसके न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब इसमें ना क्या आपको पूछेगा पता है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप कोई भी कंपाउंड को मुझे फॉर्म करके बताओ। चलो एक बड़ा कंपाउंड में लेके आपको फॉर्म करके बताता हूँ। चलो वो एक देख लो आप। हाँ चलो, मुझे बोल रहा है कि आप फॉर्मेशन करके मुझे बताओ ClF5, ये फॉर्म करके बताओ। मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन आप फटाफट आइडेंटिफाई कराओ। ये आपका Cl क्या हो जाएगा, बड़ा एलिमेंट है ना, तो वो x होगा, और ये आपका छोटा एलिमेंट होगा जो कि होगा x डैश, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जैसे हम लोग इसको बनाएंगे, तो डायग्राम फिक्स डायग्राम होगा। कैसे बनेगा वो आपको पता ही है ना। Cl रखा, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन, मतलब एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 5 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन को मैंने ऊपर डाल दिया, बराबर है। अब क्लोरीन के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते कितने? क्लोरीन के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। चेक करो, 7 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गया, 1 2 3 4 और 5, मतलब 2 बचे हैं।
तो नीचे के साइड में एक लोन पेयर आएगा, नीचे के साइड में आपका एक लोन पेयर आएगा। तो मतलब कहने का मतलब देखो डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक बन रहा है, ये एक हो रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ये एक हो रहा है ना, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। तो क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर 6, मतलब टोटल क्या हो गया 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है। तो मतलब टोटल कितना हुआ 6 बॉन्ड हो गया। तो 6 बॉन्ड का क्या आना चाहिए आपका sp3d2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए वहाँ पे sp3d2 आना चाहिए। तो sp3d2 अपने को बनाना है, स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो फटाफट क्या आएगा, आउटर कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट बोलो आप 3s2 और क्या आएगा यहाँ पे 3p5 होगा, ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन। हमको लिखना है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आप तुरंत उसको लिखोगे 3s2 लिखोगे और आप यहाँ पे 3p5 लिखोगे। अब 3p5 को ना आप एक्चुअली डिवाइड कर दो, 3p5 को आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कैसे करोगे आप, 3s2 लिखने के बाद 3px लिख दो, 3py लिख दो और 3pz लिख दो, z लिख दो। अब फटाफट आप इलेक्ट्रॉन फीड करोगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फीड करोगे, 5 है ना, 2 2 1। अब आप डब्बे बनाओ, इसमें एक डब्बा, इसके लिए कितना डब्बा होता है, इसके लिए आपके पास 3 डब्बा। इलेक्ट्रॉन फीड करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन फीड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से फीड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से फीड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे रह गया। ग्राउंड के बाद अपना कौन सा स्टेट आता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। एक्साइटेड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लोअर से हायर की तरफ जंप करता है। अब अपने जो स्टार्टिंग में देख लिया था, जो अपने पास आया था sp3 मतलब 5, टोटल 5 सिग्मा और एक लोन पेयर के साथ d2 2 d आया था ना, तो अपने को डी अज्यूम करना है। तो डी अज्यूम करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे तुरंत मैं यहाँ पे क्या करूँ बताऊँ, ग्राउंड स्टेट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3d0 डाल दूंगा। अब डी में कितना डब्बा होता है, तो डी में आपको पता है ना डी में कितना डब्बा होता है, तो डी में आप बताओ फटाफट कितना हो गया 5। वो पाँचों के पाँचों आप वैकेंट रख दो, पाँचों के पाँचों आप वैकेंट रखो। अब डी के लिए अपने को कितना बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए। देखो sp3d2 आ रहा था, तो आप क्या करोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाओगे। वो भी कहाँ से जंप करवाओगे, जहाँ से फुल फील्ड है। इसके नज़दीक में कौन से, यहाँ से मत करा देना, एस से मत करवाना, एक्स और वाई से करवा दो। तो जैसे ही करवाओगे तो आपको मिलेगा 3s2 तो वैसे ही पड़ा रहेगा, 3px1 हो जाएगा, 3py1 हो जाएगा और 3pz1 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 3d2 हो जाएगा। बस वही डब्बे बनाओ, डब्बे बना दिया। और इसमें कितने डब्बे थे टोटल, 5 डब्बे थे। अब बस इलेक्ट्रॉन फीड करो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, ये तो फुल फील्ड हो गया। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक, बराबर हो गया। अब तुरंत क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन करना। अब हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े सबको साथ में ले लो, सारे डब्बों को साथ में लो। मतलब ये डब्बा, यहाँ के 3 और यहाँ के 2, हो गया देखो, भर गया, हो गया देखो पूरा। कितने हो रहे हैं, स्टार्ट पहले ऐसे किया, पी के अपने पास 3 थे और लास्ट में इसके 2 थे। अब इलेक्ट्रॉन्स फीड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स फीड करोगे तो आपको समझेगा। पहले एस वाले में तो 2 थे ना, पी में यहाँ पे एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया और डी के लिए भी 2 थे ना, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो ये वाला पार्ट एस था और ये 3 था sp3, देखो ना, ये एस था और ये जो तीनों थे वो पी थे और लास्ट के 2 थे वो डी थे ना। ये हो गया आपका sp3d2, खत्म। समझ में आई है। तो ये आपको फॉर्म करना पड़ेगा और इसके डायग्राम, उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम का आप नाम डाल दो। तो ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं, दिस इज माय स्क्वायर पिरामिडल। तो ये एक आएगा आपको, ये एक आपको आएगा फॉर्मेशन करने के लिए आएगा। बस कुछ करना ही आपको, डायग्राम याद रखना है कैसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसके सेंटर एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट निकालना है। तो पहले ही आप कर लेना, पहले आप शॉर्टकट में देख लेना कि उसका डायग्राम। अब डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट ये सब कहानी करते जाओगे ना तो ये आपका भूल जाएगा। तो आप वो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी में कैसे गए, तो वो आपको यहाँ से ही पता चला, वो आपको यहाँ से ही पता चला। तो पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा तो आप वहाँ पे वैकेंट डी बना के जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं आता इसमें कुछ पी ब्लॉक में। थोड़े बहुत यूजेस हैं ग्रुप 18 के, यूजेस पढ़ के ख़त्म कर लो, चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हो सके तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि जो आप पी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे ना, तो पी ब्लॉक मतलब आप ये इसे टेक्स्ट बुक से मत पढ़ो। बेटर है कि आपके बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 2-3 साल के पेपर में, उतने क्वेश्चंस को आप रीड करो, क्योंकि उसमें आपको पी ब्लॉक में आपको रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, बहुत ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा। डायग्राम मैंने बता दिया, वही डायग्राम आपको पूछेगा। मार्शल एसिड है, कैरोस एसिड है,
रिएक्शंस भी मैंने आपको बता दी कौन से आपको रिएक्शंस करने हैं, इसमें से कौन से रिएक्शंस करने हैं। छोटे छोटे रिएक्शंस आप याद रखो, छोटे छोटे रिएक्शंस आपको पूछते हैं वहाँ पे। और जितना हो सके फोकस है ना आप फिजिकल ट्रेंडिंग्स, जो हमने टेबल वेबल देखे ना, इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, अनोमलस प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ पे भी एक बार आप अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। कुछ नहीं समझे तो कमेंट करके बताओ, मैं आगे चीज़ें आपकी सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरे कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो समझ में अगर आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है, और उसको लाइक करो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक अच्छी तरीके से और एक बार समझा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।